Good morning, students and my dear friends. Today is 10th of January 2024, Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज एंड इज नॉट द एंड इन फैक्ट, एंड मीन्स एफर्ट्स नेवर डाइज। और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। बर्मन्स वर्सेस रेलिगेयर, सेबी किक्स ऑफ प्रॉप। तो रेलिगेयर और बर्मन फैमिली को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें अब एक नया टर्न देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है उसी पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट जो कि उसकी चेयरमैन रश्मि सालूजा ने करी। तो जो सेल ऑफ शेयर्स देखने को मिली थी बाय चेयरमैन ऑफ रश्मि सालूजा, उस पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। और ये इंक्वायरी क्यों स्टार्ट करी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने? जैसे ही ये सेल ऑफ शेयर हुआ उससे जो बर्मन फैमिली है उसने एक ओपन ऑफर दिया था इस पर्टिकुलर कंपनी को, रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड को, और उसके बाद बर्मन फैमिली ने एलिगेशन लगाया कि दिस पर्टिकुलर सेल ऑफ शेयर इज एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग और इसमें कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल, रेगुलेटरी जो रूल्स हैं उनका वायलेशन हुआ है और इसी के बाद से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ। जबकि अगर हम रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात करें तो रेलिगेयर का ये कहना है कि ये जो सेल थी ये पहले ही प्लान से, इसमें किसी भी तरह कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो जो बर्मन फैमिली, बेसिकली कौन है बर्मन फैमिली, जो कि कंज्यूमर गुड कंपनी डाबर लिमिटेड को लीड करती है, उसने एक ओपन ऑफर दिया था फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट को, लेकिन उससे पहले ही रश्मि सालूजा जो चेयरमैन हैं रेलिगेयर की, उन्होंने सेल ऑफ शेयर कर दिया था जिसको लेकर के बर्मन फैमिली ने कई सारे एलिगेशन लगाए थे। और अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया जिसके तहत कई सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड मीन्स रेलिगेयर से भी और बर्मन एंटिटी से भी। कैसे कैसे इवेंट हुए, कब कब इवेंट हुए, कब ऑफर दिया गया, कब ऑफर के पहले जो सेल हुआ शेयर्स का ये कैसे हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन सेबी ने सीख करी है। तो सेबी फिलहाल के लिए पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही, जहां पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया गया था 25 दिसंबर को। और किसने किया था? जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने बर्मन फैमिली के बिहाफ पर रेलिगेयर को ओपन ऑफर दिया था। तो इस टाइमलाइन के बीच में जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी डिस्कशंस हुए हैं, उन सब की डिटेल रिपोर्ट, डिटेल इंफॉर्मेशन सेबी ने सीख करी है दोनों ही एंटिटी से। लेटर सी कि इसके बाद सेबी अपने इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से वर्डिक्ट को लेकर के आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आरईएल स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन दिस इवेंट। अब देखते हैं 2 जनवरी 2023 में कितना था और इसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे पे कितना रहा। एंड दिस इज आरईएल मार्केट कैप और दिस इज केयर हेल्थ एस्टिमेटेड वैल्यू। और ये जो रहे वो की पॉइंट्स रहे इन डेट्स पर जो की इवेंट्स हुए, तो आप उसको देख सकते हैं अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि इन दोनों कंपनीज के बीच में क्या इशू चल रहा है। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कैपेक्स प्लान टू कूल आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 25 एज गवर्नमेंट चेजेस डेफिसिट गोल। तो अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी से अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि पैंडेमिक के बाद से अगर हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों के फाइनेंसेस जो एक्सपेंडिचर जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। जबकि उस समय लॉकडाउन की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ था। हालांकि पैंडेमिक के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए भी फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ग्राउंड लेवल पर विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का अभी अप्रोच जो है, गवर्नमेंट हेयर मीन्स यूनियन गवर्नमेंट हेयर, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो अभी फिलहाल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जिससे कि जो भी प्री पैंडेमिक लेवल से पहले जैसे इकोनॉमी थी उस स्टेटस पे इकोनॉमी को रखा के आगे ग्रोथ पाथ पर आगे ले जाना। तो कई बार गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को ब्रीच करना पड़ता है, या जो एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट टारगेट होना चाहिए एज पर द एफआरबीएम एक्ट, उससे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है बाय यूजिंग द स्केप क्लॉज।
और जिस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर 25 के बजट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है गवर्नमेंट जो है फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और कई सारे जो एक्सपेंडिचर है उनको इंक्रीज करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट को लेकर के इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 25 के बजट में भी बहुत ज़्यादा प्रूडेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका ये कहना है कि भले ही नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो कि अपकमिंग फिस्कल ईयर है उसमें गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यानी इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर्स आएंगे, जिसके बाद जो टाइम आएगा, प्रोबेबली गवर्नमेंट उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस पर जा सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद प्रोबेबली गवर्नमेंट का फोकस एक्सपेंडिचर पर कम होकर के फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस पर ज़्यादा होगा। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है कई बार, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि यूनियन गवर्नमेंट इस बार कैपेक्स एलोकेशन को बूस्ट कर सकती है 25% तक। अप्रॉक्सीमेटली ₹12.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड कैपेक्स गवर्नमेंट कर सकती है, एलोकेट कर सकती है फॉर दिस अपकमिंग बजट। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोकस करेगी फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लाने में। तो जो 26 जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें प्रोबेबली गवर्नमेंट कैपेक्स एलोकेशन, सब्सिडी एलोकेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती है इन ऑर्डर टू गिव मोर फोकस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन गवर्नमेंट पर चढ़ता तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी बात नहीं। हालांकि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस अगर हम देखें तो दोनों ही सिचुएशन के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कभी किसी और एनालिसिस में जब ज़्यादा टाइम होगा तो हम उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लाने की कोशिश करेगी। और अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं इकोनॉमी, तो आपको FRBM एक्ट के बारे में भी पता होगा। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज दिस FRBM एक्ट और इसके तहत एक्चुअली कितना गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट। तो अब ये तो बात रही फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को कम करने की। अब क्वेश्चन उठता है कि सडनली गवर्नमेंट अगर फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगी तो कैपेक्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि प्रोबेबली 2025 के बाद से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बूस्ट होगा, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हैविली इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कैपेक्स कर रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को कि इकोनॉमी रिजिलियंट है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, इकोनॉमी में डिमांड है। तो उनका जो इकोनॉमी को लेकर के जो उनका कन्फ्यूजन है वो फिलहाल है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी अपकमिंग टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से हमें वेस्टर्न इकोनॉमी में रिसेशनरी सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा स्केप्टिकल है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्केप्टिज्म को दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, स्पेशली कैपेक्स। तो उसको देते प्रोबेबली जो प्राइवेट सेक्टर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इकोनॉमी में। और उसके बाद गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि प्रोबेबली 25 के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो कैपेक्स है, वो इंक्रीज करेगा। और इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं गवर्नमेंट उसको अब थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करने जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो गवर्नमेंट कैपेक्स करेगी, लेकिन इतना कैपेक्स या इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देखने को मिलेगा जितना हमें ये लास्ट 2 और 3 ईयर्स में देखने को मिलेगा। हालांकि फिस्कल कंसोलिडेशन की टारगेट जो गवर्नमेंट रख रही है दैट इज़ वेरी एम्बिशियस, लेकिन ऐसा कहना है इंडिविजुअल्स का कि प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर हम रीसेंट करंट स्टेटस को देखें तो गवर्नमेंट कुड ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 9.2% टू 6.4% इन 2023। तो 4.5 बहुत एम्बिशियस है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें फंड एलोकेशन किया गया है कैपेक्स के लिए, उनमें भी अब सैचुरेशन फंड अब्जॉर्प्शन का पॉइंट आ रहा है, कैपेसिटी के कितना इन्हेंसमेंट करेंगे। भाई 25 तक उन्हें लगातार कैपेक्स करना है, कई सारे इन्वेस्टमेंट करने, बट एक टाइम ऐसा आता है कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट फिलहाल के लिए थोड़े टाइम तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है उसकी। आगे 5-10 साल बाद फिर से कैपेक्स स्टार्ट किया जाएगा। तो कई सारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेजर सोर्स हैं जहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन के जो मेजर सोर्स हैं, उनमें भी अब सैचुरेशन का पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट
डेफिसिट इंडियन रेलवे में भी फिलहाल डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और कैपेक्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन जो अदर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो अदर सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, वो फिलहाल के लिए अभी सैचुरेशन फंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के पॉइंट पर पहुंच गए, जिसकी वजह से प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा डीले करेगी फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर को और फोकस करेगी कैपेक्स पर, फिजिकल डेफिसिट पर। और अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो ऑलरेडी इंडियन रेलवे को बहुत अच्छा खासा एलोकेशन हो चुका है फॉर इम्प्रूविंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन लेट अस सी कि आगे किस तरीके से गवर्नमेंट किस मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट को लेकर के फिजिकल कंसोलिडेशन पर जाती है। तो दिस इज ऑन द ट्रैक। सेंटर इज कीन टू ब्रिंग फिजिकल डेफिसिट बाय 4.5% बाय 2026। तो ये हम देख सकते हैं 20 से लेकर के 24 तक का दिया हुआ है गवर्नमेंट का रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट, इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स। आप देख सकते हैं ये जो ग्रे सर्कल्स हैं ये है हमारे फिजिकल डेफिसिट, और जो ये बार्स हैं ऑरेंज बार्स, येलो बार्स, ये है हमारे सेंटर के कैपेक्स प्लान इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रिलियन। तो आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें, क्योंकि ये डेटा आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में सब्सटैंशिएट करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लाइकली टू गेट अ बजट फिक्स। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गई थी। किस लिए गई थी? मतलब मीटिंग करी थी उन्होंने। किस लिए मीटिंग करी थी? टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन डजन ऑफ आइटम्स इन अपकमिंग बजट। तो बेसिकली जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसमें यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ करेक्शन चाहती है सर्टेन सेक्टर्स में। और रीजन क्या है इसका? कॉमर्स मिनिस्ट्री का सीधा कहना है कि जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करता है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग करी है और कुछ इस तरह की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, जहाँ पर डजन ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड है। तो जो अपकमिंग बजट आने वाला है यूनियन बजट 25 का, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री इस तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाह रही है। और जनरली अगर हम देखें तो इस तरह के आइटम किस सेक्टर से रिलेटेड हैं? टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया के मतलब कोर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं। और इसी वजह से कॉमर्स मिनिस्ट्री चाहती है कि इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व कर दिया जाए इस अपकमिंग बजट में, जिससे कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंडिया की वो इंक्रीज हो और आगे आने वाले टाइम में हमने जो रिसेंट अचीव किया एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, उससे भी ज़्यादा हमारा रिकॉर्ड या उससे भी अच्छा हम एक्सपोर्ट अपकमिंग टाइम में करें। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर exist where the duty for local inputs or raw materials are higher than the rate of imported finished products। इसका मतलब सीधा है कि जो लोकल इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उन पर ज़्यादा ड्यूटीज लगती हैं इन कंपैरिजन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं? वो फिनिश्ड वन का इम्पोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो डिस्करेज होती है। भाई अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है, सेमी रॉ मटेरियल जो है, जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनका कॉस्ट ज़्यादा बिकॉज ऑफ द हाई ड्यूटी, तो हम सीधे सीधे सोचेंगे कि बना बनाया प्रोडक्ट हम बाहर से लेना जो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो यही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग केस में भी होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो लोकल इनपुट्स हैं, उन पर इतना टैक्स, उनके इंपोर्ट पर इतना टैक्स लगता है कि हमें लगता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है हम वही इंपोर्ट कर लें, वो हमें सस्ता पड़ेगा। उसकी वजह से जो इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो डिस्करेज होती है, डी इंसेंटिवाइज होती है। और इसी को लेकर के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपनी रिक्वेस्ट करी है कि एटलीस्ट कुछ सेक्टर में आप इस तरह का जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जो कि इंपोर्ट पर लगाया जाता है उसको रिकवर करने की, उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि एटलीस्ट जो रॉ मटेरियल है, जो लोकल प्रोडक्ट हम जो इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, वो सस्ता हो फाइनल प्रोडक्ट से।
अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो नीति आयोग से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एडवाइस ले सकती है, क्योंकि कई सारे टैक्स रिलेटेड इश्यूज इसमें इन्वॉल्व होंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। और अगर हम सेक्टर्स की बात है तो 3 की सेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जीएसटी रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबसे नीति आयोग से कंसल्टेशन किया जा सकता है। हाँ, अगर ये इशू प्रॉपरली एड्रेस हो जाता है तो रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी भी हमें देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम Mint. Co-work in Gift City as space turns scarce. So businesses are actually looking to open shop in Gujarat Gift City. और उसके लिए अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्योंकि जो ऑफिस स्पेस है वो अब कम हो रहा है, जो कि रियल एस्टेट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि उतना ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स, कई सारे एडवांटेज मिलते हैं कंपनीज को। सडनली डिमांड स्पेस की बढ़ गई पैंडेमिक के बाद से। बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन देखने को मिला है नॉर्म्स में, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है स्पेस की। अब कंपनीज डिमांड इंक्रीज हो रही है, स्पेस तो लिमिटेड है, तो कंपनीज क्या कर रही है? दे आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर न्यू मॉडल, को वर्क मॉडल, जहाँ पर एक ही स्पेस को 2-3 कंपनीज शिफ्ट मैनर में यूज करेंगी फॉर सेवरल मंथ। तो इस तरह का हमें एक ट्रेंड गिफ्ट सिटी में देखने को मिल रहा है। और रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज स्पेस टर्न स्केयर्स। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी एस्टिमेट्स अनचेंज। तो वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 25 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, उसको वर्ल्ड बैंक ने अनचेंज रखा है, कोई चेंज उसमें नहीं किया है। कितना प्रोजेक्शन पहले किया था? 6.4% का जीडीपी का प्रोजेक्शन था फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, और वर्ल्ड बैंक का फिलहाल अभी इतना ही इंडिया का प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट कैपेक्स इंक्रीज करे जिसकी वजह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से हमें क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, इन 3 फैक्टर्स की वजह से फिलहाल के लिए 25 की जो ग्रोथ रेट है वो 6.4 ही रहेगी, रेजिलियंट ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा कुछ अपने और प्रोजेक्शंस दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि प्रोबेबली जो प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ है वो थोड़ी सी टेपर्ड हो सकती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है। रीजन बिहाइंड कोई नहीं रीजन है, सिंपल फूड इन्फ्लेशन। जैसे फूड इन्फ्लेशन और का इम्पैक्ट हमें डिमांड पर, कंजप्शन पर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि ये जीडीपी ग्रोथ को बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन करे। तो जो बाई एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उसमें इंडिया के को फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ रेट मेंटेन करने का प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक ने किया है अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फाइनेंशियल ईयर 25 का जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% का प्रोजेक्ट किया है, और क्या 6.5% के रेट से फाइनेंशियल ईयर 26 तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। हालांकि पैंडेमिक के बाद से जैसे रिकवरी एंटिसिपेट करी जा रही थी, वैसे रिकवरी इंडियन इकोनॉमी में देखने को नहीं मिली है एज पर वर्ल्ड बैंक। बट येस, दिस मल्टीलैटरल लेंडर इज नॉट वेरी मच पेसिमिस्टिक ऑल्सो अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द ग्लोबल सिनेरियो। हालांकि ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म वर्ल्ड बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हाई इंटरेस्ट रेट, पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन, स्लमिंग ट्रेड, डिमिनिश चाइना, और ये सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा प्रोजेक्शन है, बट वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं देखने को मिल रहा है। तो दिस इज फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ रेट फोकास्ट। आप देख सकते हैं इंडिया, चाइना, यूएस और जापान के लिए क्या क्या फोकास्ट किया, और सब में सबसे ज़्यादा जो अच्छा फोकास्ट है वो चाइना के लिए है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, पब्लिक इशू ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड जूम टू 4 ईयर हाई। अगर आप रेगुलर हैं चैनल पे या आप इकोनॉमी से अपडेटेड हैं थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि 2 फैक्टर्स हैं, 2 हमें एक रीसेंट ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट और क्रेडिट ग्रोथ रेट।
जो क्रेडिट ग्रोथ रेट जिस तरीके से पिकअप हो रहा है बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में, और जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से अगर हम देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनका पब्लिक इशुएंस जो है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। 4 ईयर हाई पॉइंट पर, पिछले 4 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है पब्लिक इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पब्लिक इशुएंस बड़ा सडनली कंपनीज जो है वो क्यों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर रही हैं? सीधा सा रीज़न है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बैंक से वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से बैंक कंपनीज जो हैं वो अदर मोड ऑप्ट कर रही हैं, अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्ट कर रही हैं फंड रेजिंग के लिए, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव है बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू करना या इसका मोड जो है या इस तरह के मोड को कंपनीज यूज कर रही हैं। रीजन, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बैंक्स है वो इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कॉर्पोरेट्स के पास, और इसकी वजह से पिछले 4 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है पब्लिक इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। और अगर हम डेटा देखें तो नवंबर 2023 तक कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अप्रॉक्सीमेटली 13,742 करोड़ के पब्लिक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCD इशू किए हैं, पब्लिक इशू किए हैं, जो कि 2019 और 20 से हाईएस्ट हैं। 2019 और 20 में सब कितना अमाउंट इशू किया गया था? अप्रॉक्सीमेटली 15,068 करोड़ का। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डेटा है। और अगर इसमें हम कंपनीज को देखें तो अभी तक नवंबर तक सबसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सबसे बड़ा अमाउंट से फंड रेज किया, अप्रॉक्सीमेटली 2,824 करोड़ का। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि अभी ये नंबर और बढ़ेगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि पब्लिक इशुएंस जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड का ये 20,000 तक पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ मार्च। और रिटेल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसकी वजह से कंपनीज को भी थोड़ा सा सस्ता, इजी, अफोर्डेबल मोड लग रहा है फंड रेजिंग के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकवरी मोड, पब्लिक इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 24 तक का डेटा दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। कहीं ना कहीं जो अदर फैक्टर्स हैं, क्रेडिट ग्रोथ रेट, रिटेल पार्टिसिपेशन, उसका इम्पैक्ट हमें अदर सेक्टर्स, इस तरह के सेक्टर्स पर विजिबल होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC ड्राइव्स न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ इन दिसंबर। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज कलेक्टेड 43.76% हायर न्यू बिजनेस प्रीमियम, यानी नई बिजनेस प्रीमियम या नई बिजनेस पॉलिसी को सेल करके जो LIC है उसने अच्छी खासी ग्रोथ रेट अचीव करी है दिसंबर 2023 जो लास्ट मंथ गया है उसमें। और ये LIC की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो नई पॉलिसी सेंड करते हैं उसका जो पहला प्रीमियम आता है उसको न्यू बिजनेस प्रीमियम कहते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनसे भी प्रीमियम आता है टाइम टू टाइम, लेकिन वो न्यू बिजनेस प्रीमियम नहीं होता। न्यू बिजनेस प्रीमियम कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी में कितनी ग्रोथ रेट है, कितने लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं, पॉलिसी उससे खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। तो 43% तक इंक्रीज देखने को मिल रहा है LIC के NBP में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को रजिस्टर कर रहा है। और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है? क्योंकि रिसेंट टाइम में हमें LIC के मार्केट शेयर में फॉल देखने को मिला था, NBP के मार्केट शेयर में फॉल देखने को मिला था। हालांकि अब फिलहाल दिसंबर में ये इंक्रीज हमें सिग्निफिकेंटली होता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि LIC जो है वो अभी भी न्यू बिजनेस प्रीमियम में ग्रो कर रहा है और एक लीडर के फॉर्मेट में ग्रो कर रहा है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ LIC के केस में है, अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखें, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, उसमें भी हमें प्रीमियम में अच्छी खासी ग्रोथ रेट लास्ट मंथ में देखने को मिली, और जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूट LIC का ही था। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू बिजनेस प्रीमियम टैली। आप देख सकते हैं दिसंबर 22, दिसंबर 23, अप्रैल टू दिसंबर 22, अप्रैल टू दिसंबर 23 तक का डेटा दिया हुआ है LIC और अदर जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं उनका। तो ये कंपैरेटिव डेटा है, आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर ग्लिम्स, याद करने की जरूरत नहीं है इसको। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। निफ्टी 50 अर्निंग्स में एंटर स्लो लेन इन Q3. If estimates of brokerage are anything to go by, there will be a sharp decline in earning growth of Nifty 50 companies in October to December, यानी Q3 of financial year 24। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें
तो Q3 में हमें निफ्टी 50 की अर्निंग्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जबकि इसके पहले के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है निफ्टी 50 कंपनीज ने। लेकिन अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 में हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन या स्लो पेस देखने को मिल सकती है। तो कंबाइंड रेवेन्यू अगर हम देखें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का in Q3 that is actually anticipated to be tepid and estimates to grow in single digit for the third consecutive year, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। तो शेयर होल्डिंग ऑफ हीरो मोटर कॉर्प से रिलेटेड ये न्यूज़ है, अब इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। हीरो मोटर कॉर्प स्टेक इन एथर कैप्ड एट 40%। तो शेयर होल्डिंग जो हीरो मोटर कॉर्प की है वो कैप कर दी गई है 40% तक। किस में? इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एथर एनर्जी में, जिसको ऑलरेडी जो हीरो मोटोकॉर्प है वो रिसेंट टाइम में राइट इश्यूज के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ में एक्वायर कर चुका है। और इससे ज़्यादा अगर 40% से ज़्यादा एक्विजिशन करना है हीरो मोटोकॉर्प को तो उनको ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत होगी फ्रॉम द प्रमोटर लेड बाय मिस्टर तरुण मेहता, जो कि कंपनी के सीईओ भी हैं। तो फिलहाल के लिए हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टेक है एथर एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक वेंचर है, उसमें हीरो की जो स्टेक है उसको 40% तक लिमिट कर दिया गया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CBAM सप्लाईज चेन इम्पैक्ट वरीज फॉर्म। तो कार्बन टैक्स को लेकर के इंडिया ने बहुत कोशिश करी, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे नेगोशिएट भी किया EU से, बट बहुत ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कार्बन टैक्स के या CBAM मैकेनिज्म में इंडिया के फेवर में देखने को नहीं मिला। अब जो कार्बन टैक्स से रिलेटेड जो भी सेक्टर जो इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं वो फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वरीसम सिचुएशन में हैं। एक सर्वे किया था PwC टैक्स ट्रांसपेरेंसी ने ESG स्टडी में, और उसमें पाया है कि जो वेरियस जुरिडिक्शंस हैं दे आर लाइकली टू गेट इम्पैक्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर सप्लाई चेन। और 67% जो रिस्पोंडेंट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इससे उनका पूरा सप्लाई चेन जो है वो इम्पैक्ट तो करेगा, और उसका इम्पैक्ट हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज द CBAM मैकेनिज्म? CBAM मैकेनिज्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बाय यूरोपियन यूनियन। और क्यों किया गया था? सिंपली टू ऑफसेट द कार्बन एमिशन। तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर कार्बन एमिशन होता है वो सारे सेक्टर फिलहाल इंडिया के हैं जो वो इम्पैक्ट करेंगे। और अगर हम बोले इम्पैक्ट का मतलब तो उसका एक्सपोर्ट जो है EU में वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कुछ कंप्लाइंसेस जो हैं वो रिक्वायर हैं अंडर CBAM मैकेनिज्म। तो मेजरली स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम जैसे सेक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस CBAM मैकेनिज्म। और ये कार्बन टैक्स कब से इफेक्ट में आने वाला है? 2026 से। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अभी भी नेगोशिएट कर रही है इस चीज़ को लेकर के। गवर्नमेंट का कहना है, इंडिया का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेट है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, इंडिया को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें इस केस में देखने को नहीं मिला है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टेट लैक्स सेंटर इन कैपेक्स पुश। फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश देखें तो स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से पीछे चल रही हैं। स्टेट्स हैव बीन लेगिंग बिहाइंड द सेंटर इन टर्म्स ऑफ द कैपेक्स पुश सो फार इन फाइनेंशियल ईयर। तो अभी तक का जो डेटा है, अभी तक का डेटा मीन्स अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का अगर हम पीरियड में देखें तो सेंटर ने अप्रॉक्सीमेटली 58.5% का अपना टारगेट जो कैपेक्स था, कितना कैपेक्स था? 10 ट्रिलियन का कैपेक्स टारगेट जो रखा था उसका 58.5% जो है वो सेंटर खर्च कर चुकी है। जबकि अगर हम 26 स्टेट्स का देखें, जो 26 स्टेट्स का क्यूमुलेटिव डाटा देखें तो उन्होंने केवल और केवल 45% का ही एक्सपेंडिचर किया है जितना उन्हें एलोकेटेड था। कितना एलोकेटेड था? 7 ट्रिलियन का टारगेट उन्हें दिया गया था। यूनियन गवर्नमेंट के पास कितना टारगेट था? 10 ट्रिलियन का। तो यूनियन गवर्नमेंट 58.5% खर्च कर चुकी है। जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उन्होंने केवल 45% का ही अभी एक्सपेंडिचर किया, और केवल अब 4 महीने ही बचे हैं अगर देखा जाए तो जो कैक का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ द कैपेक्स एक्सपेंडिचर। और अगर हम देखें कि जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर कैपेक्स नहीं हो पा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश नहीं हो पा रहा है, तो छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने एनुअल टारगेट से ज़्यादा या एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अचीव किया है। वैसे कौन से हैं? तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए ये सेंटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टेट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडस्ट्री बॉडीज आइज एक्सेस टू ई-श्रम पोर्टल टू फिल टैलेंट गैप। तो इंडस्ट्री बॉडीज आर कीन ऑन गेटिंग एक्सेस टू ई-श्रम पोर्टल। व्हाट इज दिस ई-श्रम पोर्टल? इस न्यूज़ को कवर करने का सीधा पर्पस यही था कि हम ई-श्रम पोर्टल को कवर कर पाएं। ई-श्रम पोर्टल विच इज अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑफ नियरली
300 मिलियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो ये ई श्रम पोर्टल में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन के जो वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। कौन से वर्कर्स? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और फिलहाल इंडस्ट्री बॉडीज जो हैं वो ई श्रम पोर्टल को एक्सेस करना चाहिए, उनको लग रहा है कि उन्हें लार्जेस्ट पूल मिलेगा उनकी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एंड फॉर दैट इंडस्ट्री हैज आस्क्ड फॉर एक्सेस ऑफ ई श्रम डेटाबेस, जिसके लिए उन्हें अपने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। इंडिया में अगर हम देखें कंट्री के पर्सपेक्टिव से, तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और इसी को लेकर के जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, लाइक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी कि उन्हें अलाउ किया जाए कि वो ई श्रम पोर्टल को एक्सेस कर पाए इन ऑर्डर टू फिल देयर टैलेंट, इन ऑर्डर टू फिल देयर workforce gap. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.